हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एक नए मोड़ पर होगी और बहुत ही शानदार चल रहेगी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं इस वीडियो में और देखेंगे इसमें हम कुछ प्रश्न, जैसे कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि एमपीटीटी 2020 के लिए हमने पर्यावरण अध्ययन के कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं, जिसमें आपको 45 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में और चलते हैं पहले प्रश्न के लिए। सबसे पहली चीज़ बता दूं, अगर आपने आज का जो सेशन है शेयर नहीं किया हो तो जल्दी से इसे शेयर कर दे, क्योंकि आज के जो इस सेशन में जो 45 प्लस क्वेश्चन है ये 2005 से 2019 तक के प्रश्न हमने इसमें लेकर के आए हैं, आपकी तैयारी को एक नया मोड़ देने के लिए। तो फटाफट से चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, एक पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि किसी प्रदूषण के लिए के स्तर की माप की जाती है, किसी प्रदूषण के स्तर की माप की जाती है एस टी पी, ए टी पी, बी ओ डी और डब्ल्यू पी एल। तो बता दूं दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इससे हम क्या करते हैं, इसकी माप करते हैं। ठीक है, समझ पाए होंगे। तो अब देखते हैं ऑप्शन का फुल एनालिसिस क्या होता है। बीओडी, तो बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, से किसी नदी के जल के प्रदूषण के स्तर को मापा जाता है। तो बिल्कुल समझ गए होंगे कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इससे हम क्या करते हैं, नदी में प्रदूषण, जो नदी का जो जल रहता है उसके प्रदूषण को, स्तर को हम माप सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप कि चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं। मतलब कोई जानवर चरता चरता चला जा रहा है, अब फिर वो एकदम से वनस्पति को किस प्रकार से चेंज करता है। तो पर परागण द्वारा, बीज प्रकीर्णन द्वारा, चुनकर चरना और रोग फैलाकर। तो बता दो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, चुनकर चरना। चुनकर चरना, बिल्कुल जो जानवर होता है वो चुनकर चलता है। तो पूरा डिस्क्रिप्शन की तरफ बढ़ते हैं, किस प्रकार से वो अपना चुन चुनता है। तो घास चरने वाले पशु सभी वनस्पतियों को समान रूप से नहीं चरते हैं। बिल्कुल वो क्या होते हैं कि सभी वनस्पति को समान रूप से नहीं चरते हैं वो, बल्कि कुछ ही वनस्पतियां अधिक खाते हैं जिनमें वे जिससे वे वनस्पतियां धीरे धीरे नष्ट हो जाती है तथा उसके स्थान पर अन्य वनस्पतियां उग जाती है। तो समझ गए होंगे कि किस प्रकार से चारा उगता है और जानवर कौन सा चारा खाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें। आज का जो वीडियो है इसमें हम फुल डिस्क्रिप्शन के साथ वीडियो लेकर के आए हैं, आपके लिए फुल एनालिसिस किया जाएगा सभी क्वेश्चंस का। तो अगला क्वेश्चन है, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। जो वायरस से का जो संक्रमण है उससे होने वाला रोग कौन सा है। पहला कालरा, टाइफाइड, जुकाम और मलेरिया। तो बता दें कोविड-19 जैसे चल रहा है तो उसके भी सिम्टम्स क्या होते हैं कि सर्दी जुकाम होते हैं, तो वो क्या है, एक वायरस है। ठीक है, तो उसी प्रकार बता दूं आपको कि वायरस से जो संक्रमण रोग होता है वो क्या होता है, जुकाम होता है। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं पूरे ऑप्शंस की तरफ, देखेंगे इसका फुल एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार से ये होता है। जुकाम की बात करते हैं। जुकाम वायरस से होने वाला संक्रमण है, बिल्कुल वायरस से होने वाला संक्रमण है। लेकिन जबकि जो टाइफाइड है, कालरा है, मलेरिया है, ये कैसे रोग है, जल जनित रोग है। जुकाम जुकाम के बारे में बात करते हैं। समझ गए होंगे कि जो कालरा, टाइफाइड और मलेरिया ये सब किस प्रकार के रोग हैं, जल जनित रोग हैं। जुकाम की बात करते हैं। जुकाम ऊपरी श्वसन तंत्र का आसानी से फैलने वाला संक्रामक रोग है, जिसके इसके लक्षण खांसी, गले में खराश, नाक का स्राव और ज्वर आता है। आमतौर पर एक सप्ताह में समाप्त हो जाता है। इसका मुख्य वायरस राइनो वायरस है। कौन सा वायरस है, राइनो वायरस। तो याद रखिएगा जुकाम के लिए कौन सा वायरस है, राइनो वायरस, राइनो वायरस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है।
भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ऑप्शन है आर्द्रता, तापमान, पवन और वृष्टि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार से हमारी फसलें प्रभावित होती है, कृषि को प्रभाव उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 वृष्टि। तो बात करते हैं इसके डिटेल्स की। तो देखिए कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व वृष्टि है, क्योंकि भारत उष्ण तथा समशीतोष्ण दो कटिबंधी स्थित क्षेत्र है। ठीक है, समझ गए होंगे कि क्या है भारत, कि भारत उष्ण तथा समशीतोष्ण दो कटिबंधी क्षेत्र वाला क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की है? आपको बताना है कि रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की है। तो ऑप्शन है जेनिंग्स, लैंडस्टीनर, पैटिन, एवमास्ट, कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब लैंडस्टीनर। तो बढ़ते हैं कि इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि किस प्रकार से लैंडस्टीनर जी ने इसकी खोज की है। डिस्क्रिप्शन में देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि मानव रुधिर वर्ग की खोज ऑस्ट्रेलिया के चिकित्सक कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में किया था। उन्होंने रुधिर वर्ग को 4 भागों में विभाजित किया है, जैसा कि आप जानते हैं ए बी और ओ। इस 4 भागों में हम रक्त समूह को बांटा जाता है, जिसमें ए बी रक्त समूह जो सर्वग्राही होता है और ओ रक्त समूह सर्वदाता होता है। क्योंकि इनमें जो ए और बी दोनों प्रतिजन मतलब एंटीजन्स पाए जाते हैं, परंतु एंटीबॉडी का अभाव होता है। ठीक है, जो ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीजन पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। अब ओ वर्ग क्यों सर्वदाता कहलाता है उसकी बात करते हैं। तो ओ वर्ग इसीलिए सर्वदाता कहलाता है क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होते, एंटीबॉडीज होते हैं, ओनली एंटीजन नहीं होते। ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी जो दो रक्त में पाए जाते हैं वो, तो ओ दाता में एंटीजन नहीं होते, उसमें केवल एंटीबॉडी होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है मध्यमंडल, तापमंडल, क्षोभमंडल और आयन मंडल। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? आपको फटाफट से करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्यमंडल। बढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन की तरफ। देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है मध्यमंडल, क्योंकि मध्यमंडल तक वायुमंडल का तापमान गिरता है तथा मध्यमंडल के बाद वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है। मध्यमंडल की सीमा की बात करते हैं तो मध्यमंडल की सीमा का तापमान जो होता है 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम याद रखेंगे कि जो मध्यमंडल है वो सबसे ठंडा क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? आपको बताना है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन। तो इसका राइट आंसर करिए फटाफट से। कौन सी गैस है ग्रीन हाउस गैस? ग्रीन हाउस गैस क्या होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। मीथेन जो है एक ग्रीन हाउस गैस है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं इसमें डिस्क्रिप्शन की तरफ कि ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें हैं जो पृथ्वी के क्या करेगी? तापमान को बढ़ा देगी। तापमान को जो कैसे बढ़ा देती है वो होती है ग्रीन हाउस गैसें। ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं कि ग्रीन हाउस गैस प्रमुख कौन सी? एक मीथेन है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है, तीसरा नाइट्रस ऑक्साइड है और चौथा CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करते हैं, इसी के कारण जो है ओजोन परत का क्षरण होता है, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत में
प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई? आपको बताना है कि किस सन में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। पहला है 1982, दूसरा 1973, 1992, 1966। तो बता दूं दोस्तों कि जो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। डिस्क्रिप्शन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखो, बाघों की संख्या घटती संख्या को रोकने तथा बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल को, ठीक है, इस प्रोजेक्ट टाइगर को जो शुरुआत करने का कारण क्या था, वो था कि बाघों का संरक्षण, बाघों के संरक्षण के लिए 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से की गई थी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि कहाँ से, ये क्वेश्चन भी बन सकता है इसमें कि कहाँ से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। तो आपको याद रखना है जिम कॉर्बेट, और कहाँ पर है ये नेशनल पार्क? उत्तराखंड में, यूके में। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है प्याज आलू अदरक है। प्याज आलू अदरक है, बताना है तना है, जड़ है, अपस्थानिक जड़ें हैं या सल्क पत्र है। तो फटाफट से इसका आंसर करिए। देखो, आलू की बात करते हैं, अदरक की बात करते हैं और प्याज की बात करते हैं, तो ये तीनों ही चीज क्या होंगे? तना होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में बढ़ते हैं थोड़ा कि तना, तना उदाहरण में प्रकंद, हल्दी, अदरक, कंद, आलू, सल्क कंद, प्याज, लहसुन और घनकंद, अरवी, ये सब चीजें क्या है? तना का उदाहरण है। अगला, एक कोशिकी सूक्ष्म जीव है। एक कोशी सूक्ष्म जीव है, क्या है आपको बताना है कि जो एक कोशी सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? विषाणु होते हैं, स्पाई रोगाइरा होते हैं या पैरामीशियम हाइड्रा। तो राइट आंसर ऑफ फटाफट करें, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पैरामीशियम। एक कोशिकी जीव क्या है? अमीबा और पैरामीशियम। आपने पढ़ा ही होगा कि अमीबा कैसा, किस प्रकार का जीव है? एक कोशिकी जीव है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में बढ़ते हैं। जो पैरामीशियम एक कोशिकी जीव होते हैं और एक कोशिकी जीव वे होते हैं जिनका शरीर का निर्माण मात्र एक ही कोशिका से होता है। बिल्कुल दोस्तों, कि जो एक कोशिकी जीव जितने भी होते हैं उनके शरीर का निर्माण जो होता है किससे होता है? एक ही कोशिका के माध्यम से होता है। वो एक ही कोशिका के माध्यम से अपना श्वसन, प्रजनन तथा उत्सर्जन, ये तीनों क्रिया करते हैं। ठीक है, कौन सी? श्वसन, उत्सर्जन और प्रजनन, ये तीनों क्रिया करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्पाद साबुन का विस्थापन है? साबुन का विस्थापन है। तो रीठा, रुद्राक्ष, तेंदू, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, जब भी आपने देखा होगा, रीठा जो होता है एक प्रकार का फल टाइप होता है जो सूखने के बाद हल्का भूरा कलर आ जाता है उसमें, जैसे खारिक होती है उसी प्रकार से वो दिखता है। तो रीठा जो है इसका राइट आंसर होगा रीठा। रीठा क्या है? एक साबुन। जब अपन रीठा को उसमें पानी मिलाते हैं और पानी मिला के हाथ में उसको रगड़ते हैं तो उसमें से क्या होता है? झाग निकलना चालू हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा रीठा। रीठा के बारे में बात करते हैं। रीठा पादप का उत्पाद होता है जो साबुन का विस्थापन है। रीठा का प्रयोग बालों के संरक्षण के लिए किया जाता है। आप याद रखेंगे इस पॉइंट को कि रीठा का प्रयोग हम क्यों करते हैं? बालों के संरक्षण के लिए किए हैं। और पर्यावरण अध्ययन प्रश्न, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये बहुत बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है।
थर्मामीटर फर्स्ट है थर्मामीटर, दूसरा बैरोमीटर, तीसरा है सिस्मोग्राफ और चौथा है हाइग्रोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा, जो वायुमंडल की बात करते हैं तो वायुमंडल हमेशा बैरोमीटर से ही नाप, वायु दाब जो है हमेशा बैरोमीटर से ही नापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फिर सभी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। थर्मामीटर, थर्मामीटर क्या होता है? जो तापमान को मेजर करने के लिए हम उपयोग करते हैं, थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। फिर अगला, यहाँ तक हम बढ़ रहे थे, बैरोमीटर के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं और डिटेल्स में। क्या होता है बैरोमीटर? जो होता है कि वायुमंडल वायु दाब नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब बैरोमीटर के वायु दाब मापने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? इसमें पारा धातु का उपयोग किया जाता है। कौन सी धातु? पारा, याद रखेंगे पारा। और बैरोमीटर के जो पाठ्यांक है किस प्रकार हम मेजर करते हैं, जैसे बैरोमीटर का पाठ्यांक मेजर कर रहे हैं और मेजर कर रहे हैं तो उसमें हम देखते हैं कि पारे का नीचे गिरना, मतलब पारा एकदम से नीचे गिर रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगी कि आंधी युक्त मौसम का संकेत होता है। जब पारा नीचे गिर रहा है तो आंधी युक्त मौसम का संकेत होता है, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। फिर बात करते हैं अगला ऑप्शन थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या होता है कि मानव शरीर का तापमान मेजर करने के लिए उपयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ की बात करते हैं, भूकंपी तीव्रता का उपयोग किया जाता है, भूकंप की जो तीव्रता है उसको मेजर करने के लिए हम उपयोग करते हैं। और हाइग्रोमीटर की बात करते हैं तो वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है हम उसको मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बीटी कपास है, बीटी कपास ऑप्शन है ट्रांसजेनिक पौधा, एक संकर पौधा, एक प्राकृतिक पौधा और एक औषधि पौधा। तो बताना है कि बीटी कपास किस प्रकार का है। तो राइट आंसर होगा, बढ़ते हैं राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं सभी ऑप्शन डिस्क्रिप्शन की इसके। तो क्या होगा कि कपास क्या है? एक ट्रांसजेनिक पौधा है। इस कपास के पौधों में बेसिलस थूरिजिनसिस, याद रखिए कौन सा जीवाणु होता है इस कपास में? बेसिलस थूरिजिनसिस जो जीवाणु होता है जिसकी उपस्थिति इसमें दर्ज की जाती है, ठीक है। इस जीवाणु की उपस्थिति के कारण क्या होता है कि पौधों में कीटनाशक पैदा करने की क्षमता का विकास होता है। जो कौन से जीवाणु के कारण होता है, कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है? बेसिलस थूरिजिनसिस, ठीक है, जिसके कारण वो कीटनाशक पैदा करने की क्षमता होती है जिससे हानिकारक कीटों से पौधों की सुरक्षा होती है, याद रखेंगे इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारक है? आपको बताना है कि वायुमंडलीय प्रदूषक, वो उसका नाम बताइए जो अम्लीय वर्षा कराने में प्रमुख है। बात करते हैं H2S, SO2, HCl, N2। तो राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, चलिए इसके डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है जो उद्योग और वाहनों के से उत्सर्जित होती है तथा वर्षा की बूंदें और ओस की बूंदे के साथ मिलकर अम्लीय गुण प्रदर्शित करती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो SO2 गैस है वो कहाँ से निकलती है? उद्योगों और वाहनों से निकलती है, जो ओस की बूंदों के साथ मिलकर अम्लीयता का गुण प्रदर्शित करती है। तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है? जैसा कि आपने देखा होगा कि फसलें क्या होती है, नष्ट होती जाती है और इमारतों को क्षति पहुंचती है। और मानव शरीर की बात करते हैं तो मानव शरीर पर इस पर बहुत बड़े दुष्प्रभाव पड़ते हैं। ताजमहल की बात करते हैं तो ताजमहल के जो आगरा है, आगरा में जो ताजमहल है, ताजमहल का जो कलर है क्यों उड़ता जा रहा है? यही प्रदूषण के कारण हो रहा है। कौन सी गैस उड़ा रही है? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है? टुंड्रा, उष्णकटिबंधीय, वर्षावन, सवाना और मरुस्थल। बात करते हैं इसका क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी,
उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। चलो डिस्कशन की तरफ चलते हैं इसका। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सर्वाधिक उत्पादक परिस्थिति तंत्र है, क्योंकि इस प्रकार के वन विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा तथा पर्याप्त तापमान होने के कारण पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादन के लिए आदर्श उत्पन्न हो जाती हैं। ये है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो वन हैं वो कहाँ होते हैं, विषुवत रेखा के आसपास होते हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा रसायन आम पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि आम पकाने के लिए कौन से रसायन का हम उपयोग करते हैं। ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो राइट आंसर देखते हैं इसका। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कैल्शियम कार्बाइड। चलिए डिस्कस करते हैं पूरे ऑप्शन की तरफ। जो आम या अन्य फसलों को पकाने के लिए हमेशा हम किसका उपयोग करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग करते हैं। और इस रसायन से एसिटिलीन गैस उत्सर्जन होती है जो फल को पकाने में सहायक करती है। हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फल को पकने में सहायक जो गैस है वो कौन सी है, तो याद रखिएगा एसिटिलीन गैस है। अगला क्वेश्चन, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है। आपको बताना है कि कौन सी बीमारी है जो दूषित जल को पीने से फैलती है। ऑप्शन ए टाइफाइड, एड्स, एनीमिया, टिटनेस। पढ़ते हैं ऑप्शन में। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टाइफाइड। चलिए टाइफाइड के बारे में बात करते हैं। टाइफाइड रोग दूषित जल पीने से फैलता है, जिसे आंत ज्वर या जो आंत का बुखार है वो हम इसमें कहते हैं। तो इस रोग कौन से जीवाणु के कारण होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो साल्मोनेला टाइफोसा नामक इसमें जीवाणु है जिसके कारण यह होता है, और ये हमेशा किस प्रकार के जल में पाया जाएगा, दूषित जल जो होगा उसमें ये पाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला है जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी और डेट्रीविवोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शाकाहारी। देखते हैं इसमें। चलिए इससे बहुत ही एक शानदार प्रश्न आता है कि प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता है, वो कौन से जीव होते हैं। तो इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे कि जैविक समुदाय में खाद्य श्रृंखला इस प्रकार से होती है। पहले क्या होता है, उत्पादक होता है, फिर शाकाहारी, जैसे उत्पादक घास हो गया, फिर शाकाहारी क्या होगी, बकरी हो जाएगी। बकरी को कौन खाएगा, मांसाहारी जीव खाएंगे। तो मांसाहारी जीव, और अब वो क्या हो जाएगा, अपघटक। जैसे इस प्रकार की बकरी हो गया, बकरी क्या खाएगी, शाक खाएगी। शाक बकरी को कौन खाएगा, हम शेर खाएगा। ठीक है, और ये अपघटक। तो प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, और इस प्रकार का जैविक समुदाय में प्रथम उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। ठीक है, तो प्रथम उपभोक्ता क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। चलिए नॉर्मल सी बात है कि सबसे ज़्यादा जब बुखार होता है उस टाइम हम बुखार को कंट्रोल करने के लिए कौन सी औषधि देते हैं। तो बी कॉम्प्लेक्स, ब्रूफेन, पैरासीटामोल, लिव 52। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम हमेशा बुखार में बी कॉम्प्लेक्स टेबलेट देते हैं। ठीक है, तो बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली टेबलेट है कौन सी, बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स नहीं, पैरासीटामोल। अगला क्वेश्चन, दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्मजीव उत्तरदायी है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऑप्शन की तरफ। स्ट्रेप्टोकोकस, एस्परजिलस, रेट्रोवायरस और लैक्टोबैसिलस।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। जो वायरस होता है वो दही निर्माण हेतु, दूध से दही निर्माण हेतु उत्तरदायी सूक्ष्मजीव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? स्वस्थ अस्थियों के लिए क्या आवश्यक है आपको बताना है। तो स्वस्थ अस्थियों के लिए बता दूं सबसे पहली चीज कि कैल्शियम और विटामिन की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन है कि पोटेशियम और विटामिन की आवश्यकता पड़ेगी, या कैल्शियम या विटामिन सी की आवश्यकता पड़ेगी, या कैल्शियम और विटामिन डी की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि आपने अगर हमारा विटामिन वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले विटामिन वाला वीडियो देख लें। ठीक है, क्योंकि जिस हमने उसमें हड्डियों के बारे में बात की है और यही क्वेश्चन है कि अस्थियों के लिए आवश्यक है। तो अस्थियों के लिए हमेशा जो कैल्शियम है, कैल्शियम आवश्यक होता है और विटामिन डी आवश्यक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए बात करते हैं पूरे डिस्क्रिप्शन की। जो कैल्शियम एवं विटामिन डी हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम की बात कर लेते हैं, कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, जिसे हम किसके द्वारा प्राप्त करते हैं? सूर्य के प्रकाश द्वारा, सूर्य की पराबैंगनी किरणों के माध्यम से हम इसे प्राप्त करते हैं। अब अगर विटामिन डी की किसी को कमी है तो उसके द्वारा कौन सा रोग होता है? बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, अस्थि मृदुता रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताना है आपको कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, माउंट केटू, माउंट कंचनजंगा और माउंट धौलागिरी। चलिए बताइए क्या है। तो माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? आप तो समझ ही गए होंगे राइट आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट से बताइए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कि जो भारत में है केटू बहुत ही ऊंची चोटी, और जो माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं विश्व में सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल में है। तो देख लेते हैं कि माउंट एवरेस्ट के बारे में भी। चलो, भारत की सबसे ऊंची चोटी के नाम है केटू, जिसको गार्डविन आस्तीन बोला जाता है। यह चोटी जम्मू कश्मीर की काराकोरम श्रेणी, ठीक है, जम्मू कश्मीर जो भारत का नक्शा इस प्रकार से बना हुआ है। यहाँ पर 4 श्रेणियां मिलती है हमको, जिसमें जो श्रेणी है कौन सी? काराकोरम श्रेणी। उसमें हम देखते हैं कि काराकोरम श्रेणी में हमको कौन सी चोटी? केटू चोटी देखने को मिलती है। ठीक है, इस चोटी की ऊंचाई की बात कर लेते हैं। 8611 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। फिर अगला क्वेश्चन, इसमें देख लेते हैं एवरेस्ट के बारे में थोड़ा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 8848 मीटर है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। शिक्षक के समाजशास्त्री सिद्धांत, फिर विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम के सिद्धांत, और शारीरिक शिक्षण की विधि के सिद्धांत। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए फटाफट से आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण विधि के सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? आपको बताना है कि वायुमंडल की सबसे जो निचली परत है उसका नाम क्या है? ओजोन मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल। तो राइट आंसर कीजिए इसका। चलिए राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी, क्षोभ मंडल जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो 8 से 18 किलोमीटर की दूरी पर कौन सी है परत पाई जाती? क्षोभ मंडल पाई जाती। ठीक है, इसके बारे में पूरी हम चर्चा कर लेते हैं। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई है। ठीक है, विषुवत रेखा से देखें तो 18 किलोमीटर और ध्रुव से देखें तो 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है।
मौसम की संबंधित जितनी भी घटनाएं होती है जैसे आंधी, तूफान, वर्षा आदि इसी मंडल में घटित होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है, आपको बताना है। विटामिन सी के कारण होने वाली बीमारी का नाम बता दूं, बेरी बेरी होता है, स्कर्वी होता है, रतौंधी होता है या थकान होता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि विटामिन सी, सी से स्कर्वी और सी से विटामिन सी। तो विटामिन सी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। चलिए इसके डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं। तो शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। जिससे स्कर्वी रोग किस प्रकार से होता है, जैसे मसूड़े से पस आना, ठीक है, मसूड़े से खून वून निकलने लगता है, उस प्रकार की बीमारी होती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम की बात कर लेते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, चलिए अब स्रोत की बात करते हैं। ये हमेशा खट्टे पदार्थों से मिलता है। जैसे विटामिन सी की अधिकता किस में पाई जाती है, आंवले में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है। भारत की प्रथम महिला की बारे में बात कर रहे हैं। तो पद्मजा नायडू, प्रतिभा पाटिल, किरण बेदी, हंसा मेहता। तो आईपीएस की बात करते हैं। आईपीएस, तो आईपीएस है किरण बेदी। चलिए बात करते हैं आईपीएस किरण बेदी की। तो ये आईपीएस 1972 की बैच की है किरण बेदी, जो वर्तमान में किरण बेदी दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य की भाजपा की राजनीतिक उम्मीदवार है। ठीक है, कौन सी पार्टी की है अभी हाल ही में, भाजपा। चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गेंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। असम का आपको बताना है कि कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जिसमें एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। काजीरंगा, मानस, गिर और कान्हा किसली। तो चलिए बात करते हैं राइट आंसर की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काजीरंगा। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, कहाँ, असम में, जहाँ पर एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1908 में हुई थी। ठीक, जहाँ कौन से एक सींग वाले गेंडे का संरक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। चूना पत्थर, बेसाल्ट, स्लेट, ग्रेफाइट। तो बताना इसमें से कि राइट आंसर क्या होगा आग्नेय चट्टान का उदाहरण। चलिए राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेसाल्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। आग्नेय चट्टान का निर्माण किसके कारण होता है, ज्वालामुखी के निकलने के कारण होता है। जो ज्वालामुखी से लावा के जमा होने के कारण इनका निर्माण होता है। ठीक है, तो इन चट्टान में जो खनिज पदार्थों की अधिकता होती है और इन चट्टान के उदाहरण हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट और पेग्मेटाइट। ये सब क्या है, इसके उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रथम साहित्यिक स्रोत है। कौन सा प्रथम साहित्यिक स्रोत है, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो समझ गए होंगे कि सबसे पहला कौन सा है। तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, जिसमें बहुत सारी ऋचाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये जो वेद था सबसे पुराना वेद था, जिसमें बहुत सारे श्लोक और ऋचाओं का वर्णन किया गया है। बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद में के बारे में भारत का प्राचीनतम वेद इसको कहा जाता है। ठीक है, इस ग्रंथ में सर्वश्रेष्ठ किस देवता इंद्र को माना गया है। ठीक है, इसका मुख्य देवता कौन है, इंद्र। चलिए अब ये चार वर्णी सिद्धांत सर्वप्रथम इसी पुस्तक में दिया। इसी पुस्तक, ये चार वर्णी सिद्धांत क्या है, इसी पुस्तक में दिया, जो 10वें मंडल में मिलता है। अब ऋग्वेद में बात करते हैं कितने सूक्त है और कितने मंडल है। तो ऋग्वेद में ओनली 10 मंडल है और कितने 1028 सूक्त है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है। 99% भाग
तो चलिए ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन वायुमंडल में कितने प्रतिशत है, किस प्रतिशत। नाइट्रोजन की बात करते हैं 78%। जोड़ दीजिए इनको, कितना हो जाएगा ये 8 और 1 9 और ये 9 99% हो गया। तो इसका राइट अगला ऑप्शन देख लेते हैं, ओजोन। ऑक्सीजन, ओजोन कितना है 21 है, सॉरी ओजोन 21 ये, और ओजन लगभग 0.7% तक। फिर कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03 और ओजोन इतना। तो ये चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा कि जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन उसका प्रतिशत कितना हो रहा है 99% हो रहा है। तो मतलब आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करते हैं ऑप्शन में, देख पा रहे होंगे जैसा कि 78% नाइट्रोजन होती है, ठीक, 21% ऑक्सीजन होती है। इन दोनों का कुल प्रतिशत मिलाकर के कितना होता है 99% होता है। अगला, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। बताइए जल्दी से कि क्या है पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य। छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, सामाजिकरण को बढ़ावा देना और टीम भावना को बढ़ाना। तो आप फटाफट से इसका राइट आंसर करिए। अगर आप विज्ञान शिक्षक हैं या पर्यावरण शिक्षक हैं तो आप इसका जल्दी से राइट आंसर बता सकते हैं, और मैं इसको आपको राइट आंसर की तरफ लेकर के चलूंगा। तो इसका राइट आंसर होगा कि छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव इसका राइट आंसर होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए पहले बात कर लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन की, कि पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य छात्रों के प्राकृतिक पर्यावरण के विभिन्न पक्षों का प्रत्यक्ष अनुभव करना होगा। बिल्कुल, अगर जो छात्र जाएंगे पर्यावरण अध्ययन के लिए तो वो बहुत सारी चीज उसमें सीखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन, कार्यकी रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है। कार्यकी रूप से शुष्क मिट्टी की विशेषता बताना है। तो पहला ऑप्शन है कि पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता। दूसरा कि उसमें मिट्टी जल होना चाहिए। मिट्टी के तीसरा ऑप्शन है कि मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है, मिट्टी कठोर होती है। चौथा, तो राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है। डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, क्या होता है, जो शुष्क मिट्टी होता है उनमें लवणों की जो लवण होते हैं उनकी सांद्रता वो क्या होती है, अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है। वह तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज का, कि स्ट्रेटोस्फेयर या ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर या आयनोस्फेयर। तो बताना है आपको कि कौन से वायुमंडल पर पाई जाती है। तो स्ट्रेटोस्फेयर जो मंडल है उसमें क्या पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, चलिए बात करते हैं इसमें। तो ओजोन परत का विस्तार जो है स्ट्रेटोस्फेयर जो समताप मंडल है उसमें पाया जाता है। ओजोन परत समताप मंडल के निचले हिस्से में होती है और यह परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ठीक है, याद रखेंगे कि जो ओजोन परत है ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है। गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर सिंह, गुरु अर्जुन सिंह या गुरु नानक। तो आपको एक मैं ट्रिक लिख करके बताता हूँ, नानक अंगद अमर राम से। तो मतलब इसका जो है सबसे पहले क्या बोला मैंने, नानक अंगद अमर राम से। तो सबसे पहले कौन आया, नानक। तो गुरु नानक देव जो होंगे इसके क्या होंगे, संस्थापक होंगे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी। चलिए बात कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं इनके बारे में। सिख धर्म के संस्थापक के नाम से गुरु नानक देव को जानते हैं हम। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था, पंजाब के तलवंडी में हुआ था। और कब हुआ था, 1469 में हुआ था। तो आपने एंजॉय किया होगा दोस्तों ये ट्रिक की, नानक अंगद अमर राम से ये वाली एक जो ट्रिक है ये हम आपके लिए लेकर आएंगे बिल्कुल दूसरे वीडियो में। चलिए बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, आपको बताना है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो चलिए, नाइट्रोजन N2O, CO2, CO और CHO। नाइट्रोजन ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनो या मेथेन। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलो देखते हैं इनके बारे में डिटेल्स में कि ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें होती है जो पृथ्वी के ऊपरी तापमान को बढ़ाने में सहायक होती है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरो आदि है। लेकिन कार्बन मोनो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, कार्बन मोनो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है, बताना है आपको कि इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है। केला, बांस, गन्ना, सरसों। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरसों। वे फसल जिनके बीज दो पत्ती वाले होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, द्विबीजपत्री बीज कहलाते हैं। जैसे सरसों, अरहर, मटर, चना। मतलब जैसे हम किसी बीज को दो पतरी वाले होते हैं, जब निकलता है बीज तो कैसे निकलता है, उसमें से इसे फैल करके निकलता है, दो पत्रों में निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भूकंप की तीव्रता को किसमें मेजर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है सिस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर बी फिजियोग्राफ, ऑप्शन नंबर सी कार्डियोग्राफ, ऑप्शन नंबर 4 बैरोग्राफ। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर होगा कि जो भूकंप की तीव्रता है हम हमेशा किस में मेजर करते हैं, उसको सिस्मोग्राफ में मेजर करते हैं। चलिए देखते हैं कि भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ नामक यंत्र में प्रयोग किया जाता है और सिस्मोग्राफ यंत्र में रिएक्टर पैमाना लगा रहता है। ठीक है, याद रखेंगे कि रिएक्टर पैमाने में हम पढ़ते हैं उसको, और सिस्मोग्राफ जो यंत्र होता है उसके द्वारा हम भूकंप की तीव्रता को मेजर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है। जो साउथ दक्षिणी गोलार्ध होता है उसका लंबा दिन किस दिन होता है। ऑप्शन है ए 21 जून, ऑप्शन नंबर बी 21 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 23 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी 22 दिसंबर। तो बताइए किस दिन होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कि अपन जो दिन होता है वो 22 दिसंबर को होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी जुटा लेते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, क्यों होता है इसके बारे में देखते हैं कि इस तिथि को सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर पड़ता है। ठीक है, ये होगी कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा और ये हो गई हमारी मकर रेखा। तो जब यहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है इस वाली रेखा पर, तब क्या होगा कि उत्तरी जो दक्षिणी गोलार्ध में होगा वो सबसे लंबा दिन होगा। ये जो है हमारा उत्तरी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इसको हम देखेंगे। और यह घटना क्या कहलाती है, मकर संक्रांति की घटना कहलाती है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय और मदन मालवीय। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, दयानंद सरस्वती जो सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक लिखे इन्हें। इस पुस्तक के बारे में बात करते हैं कि क्या इसमें दिया है इन्हें। तो सत्यार्थ प्रकाश जी ने ये 1875 ईस्वी को बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक, तथा इनका प्रसिद्ध वाक्य था वेदों की ओर लौट चलो, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, किसका वाक्य था याद रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश के जो संस्था मतलब लेखक थे वो कौन थे, दयानंद सरस्वती। और उनने वेदों की तरफ लौट चलो या वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया था, इनका प्रसिद्ध वाक्य था।
बिहू भारत में किस राज्य का नृत्य है? बिहू के बारे में बात करते हैं तो बिहू जो नृत्य है वो भारत के असम का नृत्य है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं पूरे ऑप्शंस की। चलिए तमिलनाडु की बात करते हैं, भरतनाट्यम वहाँ का है, ठीक है। राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में घूमर जो नृत्य है वो आपने देखा होगा, घूमर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य चक्र, खाद्य जाल या बायोमास पिरामिड? तो राइट आंसर फटाफट से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्य जाल। चलो बात करते हैं खाद्य जाल की। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। इस श्रृंखला में जो जैसे आपने देखा होगा पहले उत्पादक रहता है, फिर उपभोक्ता, ठीक है। इस प्रकार से कड़ी बनी हुई रहती है 3-4, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि एक खाद्य श्रृंखला जो बनी हुई रहती है उसी को हम खाद्य जाल कहते हैं। इस श्रृंखला में कारक एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं जुड़े होते, बल्कि ये एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। जैसा कि घास होगा किससे, बकरी से संबंधित, बकरी किससे संबंधित होगी, शेर से संबंधित होगी, ये किसी मांसाहारी जीव से संबंधित होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? आपको बताना है कि ऐसा कौन सा राज्य जिसकी समुद्री सीमा नहीं है। तो भारत के नक्शे में गोवा जो है समुद्र से लगा हुआ है। गुजरात की बात करते हैं वो तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है, ठीक है। समुद्री रेखा वाला राज्य कौन सा होगा? राजस्थान, महाराष्ट्र। तो राइट आंसर की तरफ लेकर के चलता हूँ आपको। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जो राजस्थान है उसकी कोई समुद्री रेखा वाला राज्य नहीं है, ठीक। तो राजस्थान एक स्थलबद्ध राज्य है। राज्य की सीमा समुद्र से नहीं मिलती, लेकिन ये जैसे गुजरात है, गोवा है, महाराष्ट्र है, ये पश्चिमी समुद्र तट से इसकी समुद्री सीमा मिलती है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 1800 मेरिडियम यामोत्तर पर खींची गई है? चलिए बताइए इसका राइट आंसर। कर्क या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या विषुवत रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा? इसके बारे में बात करते हैं। इसका राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसको हम 1800 मेरिडियम यामोत्तर पर खींची गई है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं क्या है अभी। तो 1800 मेरिडियम यामोत्तर रेखा जो काल्पनिक रेखा है उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से हम जानते हैं। तो इस तिथि रेखा के बारे में बात करते हैं कि इस तिथि रेखा से पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखा में देशांतर क्षेत्र में बांटा जाता है। पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर में इसी रेखा के माध्यम से हम बांटते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य के गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? आपको बताना है कि किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन स्थित है। तमिलनाडु, गुजरात, अंडमान द्वीप, पश्चिमी बंगाल? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। चलिए बात करते हैं गल्फ मन्नार की खाड़ी। गल्फ ऑफ मन्नार मतलब मन्नार की खाड़ी में स्थित राष्ट्रीय पार्क भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह उथले पानी की खाड़ी है जो हिंद महासागर के लक्षद्वीप सागर के एक भाग का निर्माण करती है। भारत में रामेश्वर द्वीप से लेकर श्रीलंका मन्नार द्वीप पर स्थित है। याद रखिएगा भारत के जो रामेश्वर द्वीप है से लेकर के श्रीलंका जो मन्नार द्वीप पर स्थित है, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बायो रिजर्व भी है। याद रखिएगा इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? बताइए। फ्लोएम, जाइलम, कैम्बियम
पेलिसैड। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जाइलम। जो जाइलम के द्वारा है पौधों में जो जल पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, जो सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। सतत और व्यापक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन, ये दोनों चीज क्यों आवश्यक है आपको बताना है। जो व्यापक मूल्यांकन है वो हर चीजों पर विद्यार्थी के हर एक पहलू पर देख करके हम ध्यान देते हैं और उसको करते हैं। जैसे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं तो ऑप्शन है शिक्षार्थी को की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए। दूसरा, शिक्षार्थियों के कितना नहीं सीखा जानने के लिए, या निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं रहता। और लास्ट ऑप्शन है परीक्षा प्रणाली को महत्व देने के लिए। तो आप बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं राइट आंसर में। तो आज इसका राइट आंसर होगा कि निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों को परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता। बिल्कुल सतत मूल्यांकन बहुत जरूरी है, जिससे क्या होगा कि परीक्षा का डर विद्यार्थियों के दिमाग से निकलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू।